हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साथ और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस का चैप्टर 8 यानी कि अध्याय 8, जिसका नाम है 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ। और यह इस पार्ट का पार्ट 2 है, मीन्स भाग 2 है। आइए हम शुरुआत करते हैं कि 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों के लिए कौन कौन सी आर्थिक नीतियां बनाई थी जिससे भारत के लोगों को आर्थिक नुकसान हो सके और किस तरह की नीतियां उन्होंने बनाई थी। 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों में काफ़ी चेंज हुआ। भारतीय संसाधनों का पूर्ण दोहन एवं शोषण की उन्होंने नई प्रवृत्ति को अपनाया। ब्रिटिश सरकार ने आयात कर समाप्त कर दिया और जब आयात कर समाप्त कर दिया तो उससे भारत में स्वतंत्र व्यापार की उन्हें अनुमति मिल गई और जिसके परिणाम स्वरूप कई विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई, क्योंकि उनका आयात कर समाप्त कर दिया था भारत में। और इसके अलावा जो भारत के धंधे थे, उनकी इन नीतियों से जो भारत के धंधे थे वह लगभग समाप्ति की ओर चले गए। यानी कि भारतीय लोग, जो भारत के लोग थे, वो जिस तरह के या जो भी व्यापार करते थे वो व्यापार समाप्त होने की कगार पर खड़े हो गए और भारतीय लोगों का शोषण होने लगा। और ये जो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां थीं, यह सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के हितों के लिए बनाई गई थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार को अधिक से अधिक आर्थिक फ़ायदा हो सके, इसके लिए यह नीतियां बनाई गई थी। तो हम इस तरह ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड सरकार ने जो भी आर्थिक नीतियाँ बनाई थी वो सिर्फ इंग्लैंड के हितों के लिए बनाई थी और भारतीय धंधों को भारतीय बाजार से समाप्त करने के लिए इस तरह की नीतियाँ उन्होंने अपनाई थी। अब हम यह जान लेते हैं कि कौन कौन से भारतीय धंधे इंग्लैंड सरकार की इन आर्थिक नीतियों से प्रभावित हुए थे। तो उन धंधों में पटसन, नील, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चाय, रबड़, काफ़ी, कोयला, लोहा और भाप के जहाज आदि थे। यानी कि ये धंधे भारत के पूरी तरीके से इंग्लैंड की आर्थिक नीतियों से प्रभावित हुए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन मीन्स हमारे इस शहर का स्थानीय प्रशासन, और स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत जो संस्थाएं आती हैं वो हैं नगर पालिका, नगर निगम, और बड़े बड़े शहरों में इन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है, तो छोटे शहरों में ये नगर पालिका के नाम से जानी जाती हैं। तो स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत यही चीज़ें यह संस्थाएं आती हैं जो कि शहर की साफ सफाई, लाइट, प्रकाश आदि की व्यवस्था करती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी किस तरह अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश के लिए स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की थी। अंग्रेजी सरकार की प्रमुख नीतियों में स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान था। अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई व्यवस्था कुछ आंशिक परिवर्तनों के साथ आज भी भारत में विद्यमान है। यानी कि जो व्यवस्था अंग्रेज़ों ने हमारे देश के लिए उस समय स्थानीय शासन को लेकर की थी, वही व्यवस्था आज भी हमारे देश में कुछ परिवर्तनों के साथ विद्यमान है। यानी कि वो आज भी चल रहा है। जो स्थानीय प्रशासन के लिए उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब अंग्रेज लोगों ने जो नीतियाँ बनाई थी उन्हें ही हमारे देश के संविधान ने कुछ परिवर्तनों के साथ अपनाया है और वह आज भी हमारे देश में मतलब कि लागू है। 1861 ईस्वी के पश्चात जिला परिषद एवं नगर परिषद जैसी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई। मीन्स 1861 के बाद हमारे देश में जिला परिषद, नगर पालिका जैसी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की कि इस तरह की संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए। और इसी के परिणाम स्वरूप सन 1865 ईस्वी में मद्रास में सबसे पहले नगर पालिका खोली गई या उसकी स्थापना की गई, नगर पालिका को बनाया गया। फिर उसके बाद 1867 में मद्रास में नगर पालिका की स्थापना की, नगर पालिका बनाई गई। उसके बाद 1868 में उत्तर प्रदेश में और 1867 में पंजाब में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई। यानी कि हम इसको
ये कह सकते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले अंग्रेजों ने जो नगर पालिका की स्थापना की थी वह 1865 में मद्रास में की थी, फिर 1867 में पंजाब में की और 1868 में उत्तर प्रदेश में की। यानी शुरुआत के समय में उन्होंने इन 3-4 जगहों पर नगर पालिका की पहले स्थापना की और फिर आगे चलकर उन्होंने नगर पालिका अधिनियम पारित करके नगर पालिका को कर लगाकर वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनने का अवसर प्रदान किया। यानी कि सबसे पहले अंग्रेजों ने 1865 से शुरुआत की और 1868 तक हमारे देश के कुछ राज्यों में, फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश, मद्रास और पंजाब, इन राज्यों में नगर पालिकाएँ स्थापित की। और सबसे पहले जो उन्होंने नगर पालिका स्थापित की थी 1865 में मद्रास में की थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले हमारे देश में, भारत में नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी, यानी किस राज्य में की गई थी और किस सन में की गई थी। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा या आपका जो जवाब है वो ये होगा कि हमारे देश में सबसे पहले अंग्रेजों ने 1865 में मद्रास में, यानी कि मद्रास राज्य में नगर पालिका की स्थापना की थी। इसके बाद फिर उन्होंने नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि वह किसी और से, सरकार से या किसी और से अपने नगर पालिका को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए पैसे न मांगे, इसके लिए उन्होंने नगर पालिका को कर लेने की आज़ादी दी और इस तरह उसको कई मतलब की बाद में और अधिकार दिए गए। अब इसके अलावा एक और जहाँ नगर पालिका को आमदनी में वृद्धि की गई, यानी कि उसको कर लगाने की जो अधिकार दिया गया, उसके तहत वह आर्थिक रूप से सक्षम हुई। वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि नगर पालिका में भी चुनाव करवाए जाएंगे। भारत में स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड रिपन द्वारा किए गए थे। यानी कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो स्थानीय प्रशासन के कार्य हैं, नगर पालिकाओं के काम हैं, वह लॉर्ड रिपन नामक जो अंग्रेज था उसने किए थे। यानी कि भारत में नगर पालिकाओं की स्थापना का यदि किसी को श्रेय जाता है तो वह है लॉर्ड रिपन को। तो यह भी एक क्वेश्चन है कि भारत में नगर पालिका की स्थापना करने की शुरुआत किसने की, तो वह लॉर्ड रिपन ने की। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। जनक मीन्स होता है पिता। तो हमारे देश में नगर पालिकाओं की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी, इसलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसके बाद 1881-82 में एक अधिनियम पारित करके स्थानीय स्वशासन के नियमों में और वृद्धि की गई है। मतलब 1881-82 में एक और नया नियम बनाया गया और उससे स्थानीय स्वशासन के नियमों में वृद्धि की गई। आगामी 2 वर्षों में नगर पालिकाओं के संविधान, शक्तियों एवं कार्यक्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन किए गए। इनके अलावा अब क्या हुआ इसमें, मतलब परिवर्तन किया तो परिवर्तन करने से इसमें कुछ और बदलाव आए, जैसे कि साधारण व्यक्ति को भी नगर पालिका प्रमुख बनने की अनुमति प्रदान की गई। यानी कि इसमें एक नई चीज़ को जोड़ा गया, वो क्या कि अब नगर पालिका का जो प्रमुख होगा, यानी नगर पालिका अध्यक्ष, जिसे हम नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं, मेयर कहते हैं, महापौर कहते हैं, उस व्यक्ति को चुनाव में खड़े, यानी कि एक आम व्यक्ति को भी नगर पालिका का अध्यक्ष बनने की अनुमति दी गई। और इसके अलावा पहले क्या होता था कि केवल पूंजीपति या धनाढ्य व्यक्ति ही नगर पालिका प्रमुख चुना जाता था। यानी कि जो पहले का नियम था 1881-82 के पहले, उसमें ये व्यवस्था थी कि जो धनवान लोग हैं, जिन्हें हम धनाढ्य कह रहे हैं, धनाढ्य मीन्स होता है धनवान, और का जो व्यापारी लोग हैं बड़े बड़े, उन्हीं ही नगर पालिका के चुनाव में खड़े होने की परमिशन थी। लेकिन 1881-82 के में एक नियम बनाया गया, उसके बाद कोई भी आम व्यक्ति नगर पालिका का प्रमुख बन सकता है, जैसे मतलब वो कि नगर पालिका अध्यक्ष। इसके बाद और भी कई बदलाव बाद में समय समय पर किए गए। वो क्या थे, 1882 ईस्वी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड स्थापित किए गए।
यानी 1882 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड बनाए गए और 1909 में पुनर्गठन आयोग के द्वारा पंचायतों एवं जिला बोर्ड के विकास पर बल दिया गया। यानी कि 1882 के बाद यह बदलाव उसमें किए गए। 1935 के अधिनियम से इनके कार्य क्षेत्र में और विस्तार किया गया। मतलब जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे नगर पालिका जो संस्था थी उनमें कई परिवर्तन किए गए और उसको बढ़ाया गया। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत, यानी कि जो स्थानीय प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत नगर पालिका, जिला बोर्ड या ग्राम पंचायतें ये सभी आती हैं। नगर पालिका, जिला बोर्ड, ग्राम पंचायतें ये सब स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम, ये क्या काम करती हैं, तो इनका काम होता है अपने अपने क्षेत्र में प्रकाश, यानी कि उजाले की व्यवस्था करना, लाइट की व्यवस्था करना, जल पूर्ति। जिस भी शहर में है नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत बोर्ड, ग्राम पंचायत, इन्हें अपने स्थानीय जगहों पर पानी की व्यवस्था, उस क्षेत्र के लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था हो, उन्हें पीने के लिए पानी उपलब्ध हो। इनके अलावा सड़कें, परिवहन एवं सफाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी उस समय। और आज भी आप देख रहे होंगे कि नगर पालिकाओं का यही काम है। ये व्यवस्था उस समय अंग्रेजों ने की थी कि जो नगर पालिकाएँ होंगी, जो नगर निगम होंगे और जो जिला बोर्ड होंगी, ग्राम पंचायत होंगी, उन्हें अपने अपने क्षेत्र में लाइट, पानी, सफाई, परिवहन, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इन सब की पूर्ति करनी पड़ेगी। और आप वर्तमान में देख रहे होंगे स्टूडेंट कि आज भी नगर पालिकाएँ, नगर निगम यही सारे काम अपने अपने क्षेत्रों में करती हैं। किंतु अंग्रेज अधिकारियों की तानाशाही के कारण भारतीयों को इसका वास्तविक लाभ उस समय नहीं मिल पाता था। ये जो उन्होंने बनाया था कि ये सारे काम नगर पालिकाएँ करेंगी, लेकिन इसका वास्तविक लाभ उस समय अंग्रेजों की वजह से भारतीय लोगों को नहीं मिल पाता था। तो इस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश में, भारत में स्थानीय प्रशासन की शुरुआत की थी, जो कि आज वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं मौजूद हैं कुछ परिवर्तनों के साथ में। और यही काम इन संस्थाओं का होता है। तो ये था आपका स्थानीय प्रशासन। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ब्रिटिश शिक्षा नीति, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने, जो कि उस समय हमारे देश में राज्य कर रहे थे अंग्रेज लोग, उन्होंने किस तरह की शिक्षा नीति बनाई थी, कौन कौन से नीतियाँ उन्होंने शिक्षा के लिए की थी। आरंभ में भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना था। यानी कि शुरुआत में जो अंग्रेजों ने शिक्षा नीति बनाई थी उसका तो एक ही उद्देश्य था कि भारत के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाए। फिर 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही अंग्रेजी शिक्षा की पहल की जा चुकी थी। वैसे तो भारत में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजी शिक्षा की पहल हो चुकी थी। फिर उसके बाद 1820 तक भारत में अनेक मिशनरियों की स्थापना की गई। यानी कि 1820 तक भारत में कुछ अंग्रेजी स्कूल खोले गए, जहाँ पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। और इसके अलावा उनका जो पीछे का उद्देश्य था वह था भारत के लोगों में अधिक से अधिक ईसाई धर्म का प्रचार करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत के दौर में जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत में जो अंग्रेजी स्कूल खोले थे वह भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और इसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक ईसाई धर्म का प्रचार हो। और चूँकि खोले तो उन्होंने स्कूल थे भारतीय लोगों को शिक्षा देने के नाम से, लेकिन ऐसा उसमें होता नहीं था और वह अपना ही उसमें एक उद्देश्य ढूंढ रहे थे। फिर इसके बाद 1854 ईस्वी में वुड प्रस्ताव में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन का भी सुझाव दिया गया। यानी हम ये कह सकते हैं ओवरऑल स्टार्टिंग में उन्होंने जो पहल की थी भारतीयों को शिक्षा देने की, उसमें उनका उद्देश्य सिर्फ अपना भला था। लेकिन फिर उसके बाद 1854 में जो एक वुड प्रस्ताव आया, 1854 में वुड प्रस्ताव में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषाओं
के अध्ययन पर भी जोर दिया गया। क्या भारतीय अध्ययन पर भी जोर दिया गया, यानी कि इसमें भी काफ़ी मतलब कि इस बात का ध्यान रखा गया कि जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, इसके साथ साथ भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा मिलनी चाहिए भारतीय लोगों को। तो 1854 में वुड प्रस्ताव में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषाओं का सुझाव दिया गया। इसके अलावा इस प्रस्ताव में अध्यापकों के प्रशिक्षण का भी सुझाव दिया गया। मतलब कि जो शिक्षक होंगे जो कि पढ़ाएंगे बच्चों को उनके भी प्रशिक्षण उन्हें दिया जाना चाहिए। इस पहली बार धार्मिक तटस्थता का सुझाव के सिद्धांत पर शिक्षा संस्थाओं में अनुदान देने एवं छात्रवृत्ति का प्रस्ताव रखा गया। यानी कि वुड प्रस्ताव में पहली बार धार्मिक तटस्थता के सिद्धांत पर शिक्षा संस्थाओं में अनुदान देने एवं छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव रखा गया। यानी कि 1854 के बाद से ही भारत में ये जो छात्रवृत्ति मिलती है हमारे देश के बच्चों को स्कूल कॉलेज में, उसकी शुरुआत की गई थी। और 1882 में लॉर्ड रिपन ने वुड प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। 1882 में वुड प्रस्ताव में को आगे बढ़ाने के लिए, उसे क्रियान्वित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था? हंटर आयोग। तो लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया। इसमें प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, यानी हंटर आयोग के माध्यम से प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया तथा विद्यार्थियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से उनको आगे बढ़ाया जाए, इस बात का भी इसमें ध्यान रखा गया। और विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा पर तो ध्यान दिया ही गया, साथ ही साथ 1904 में, कब? 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालयों की संबद्धता एवं विद्यार्थियों की शिक्षा के अनुसार प्राध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। यानी कि शुरुआत में जो लॉर्ड रिपन ने 1882 में प्रस्ताव के लिए एक आयोग गठित किया था जिसका नाम था हंटर आयोग, उसमें प्राइमरी शिक्षा को बढ़ाया गया, साथ ही साथ विद्यार्थियों को मानसिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1904 में विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालय की संबद्धता एवं विद्यार्थियों की शिक्षा के अनुसार प्राध्यापकों की, प्रोफेसर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1919 के अधिनियम में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी प्रांतीय विधानमंडलों को सौंप दी गई। इसके बाद फिर क्या किया? 1919 में ईस्वी के अधिनियम में शिक्षा विभाग की जो जिम्मेदारी थी वह राज्य की विधानमंडलों को सौंप दी गई। और शिक्षा के लिए सार्जेंट योजना, शिक्षा के लिए कौन सी योजना? सार्जेंट योजना, जो कि 1944 के अंतर्गत स्कूलों में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है स्टूडेंट कि अंग्रेजों ने उस समय शिक्षा के लिए सार्जेंट योजना बनाई थी, जो कब बनी थी? 1944 में बनी थी। और इस योजना के तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। यानी 1944 में हम बात कर रहे हैं RTE की। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। RTE जो कि हमारे यहाँ 26 मार्च 2011 से लागू हुई है, जिसे हम RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कहते हैं, जो हमारे देश में 2011 से लागू हुआ है। उस समय अंग्रेजों ने 1944 में ही इस योजना की शुरुआत की थी और जिसके तहत बच्चों को 8वीं तक फ्री शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। आरंभ में यानी कि शुरुआत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रत्यक्ष लाभ तो भारतीयों को भले ही ना मिला हो, किंतु इसने भारतीयों को राष्ट्र के प्रति संगठित एवं समर्पित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि ये जो शिक्षा के लिए अंग्रेजों की पहल थी और उन्होंने इसकी शुरुआत की,
लेकिन शुरुआती समय में भारतीयों को इसका लाभ पूरी तरीके से नहीं मिला, पर इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि भारतीयों को राष्ट्र के प्रति संगठित और समर्पित करने में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिविल सेवा। जैसा कि इसका नाम है सिविल सेवा। सिविल सेवा मीन्स होता है सरकारी नौकरी। आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट, सिविल सेवा मीन्स सरकारी नौकरी। तो हमारे देश में आप सब जानते ही हैं कि कई लोग सरकारी नौकरी करते हैं, हम जिसे कहते हैं गवर्नमेंट सर्विस। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? आज तो सबको पता है कि गवर्नमेंट सर्विस क्या होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस समय की 1858 के समय की बात कर रहे हैं, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। उस समय कैसे सरकारी नौकरियां दी जाती थी। प्रशासन में सिविल सेवा का महत्वपूर्ण स्थान था। कब? 1858 में। सिविल सेवा के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों को उच्च सरकारी पद प्रदान किए जाते थे, यानी कि उस समय इस सिविल सेवा का महत्वपूर्ण स्थान था और इसके माध्यम से अधिकारियों को बड़े बड़े पद प्रदान किए जाते थे। यद्यपि 1853 में सिविल सेवा की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति भारतीयों को मिल गई थी। कब मिल गई थी? 1853 में भारतीयों को सिविल सेवा में भाग लेने की अनुमति तो मिल गई थी, किंतु वास्तव में भारतीयों को इस परीक्षा में भाग वो नहीं लेने देते थे। यानी 1853 में अंग्रेजों ने भारतीयों को सिविल सेवा में भाग लेने की अनुमति तो दी, लेकिन वास्तव में वो इसमें भाग ले नहीं पाते थे। क्यों नहीं ले पाते थे? उसके पीछे उन्होंने इनकी कुछ ऐसी प्रोसेस बनाई थी जिसके कारण भारतीय लोग इसमें भाग नहीं ले पाते थे। जैसे कि यह परीक्षा, ये जो सिविल सेवा के भाग लेने की जो एक परीक्षा आयोजित करते थे, इस परीक्षा को अंग्रेजी भाषा में आयोजित किया जाता था। यानी उस समय सिविल सेवा में सरकारी नौकरी करने के लिए जो परीक्षा होती थी वह इंग्लिश भाषा में, यानी कि अंग्रेजी भाषा में होती थी, जो कि भारतीयों को नहीं आती थी। इस कारण भारतीय इसमें पीछे रह जाते थे। इसके अलावा और उन्होंने उम्र की भी कई उन्होंने बंधन भारतीयों पर बांध रखे थे। जैसे कि 1853 में जहाँ परीक्षा में बैठने की उम्र 23 वर्ष थी, फिर उन्होंने 1860 में उसे बढ़ाकर, यानी कि 1860 में 7 साल बाद 21 वर्ष कर दी। पहले जो परीक्षा में बैठने की उम्र थी, उसमें भाग लेने की उम्र 23 वर्ष थी, उसे फिर उन्होंने उस उम्र को 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया। फिर 1876 में 19 वर्ष कर दी। यानी 1853 के बाद कई बदलाव किए। 1853 से लेकर 1876 तक उन्होंने पहले उसको 1860 में 21 वर्ष किया, फिर 1876 में 21 वर्ष से भी घटाकर 19 वर्ष कर दिया। तो इस तरह कई बदलाव ये कर रहे थे, जिससे भारतीय इस परीक्षा में भाग नहीं ले पा रहे थे। तो इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को मिल रहा था। इसके बाद एक और इसमें बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? कि ये जो परीक्षा थी सिविल सेवा, यानी सरकारी नौकरी करने की परीक्षा, जिससे सरकारी नौकरी मिल सके, यह परीक्षा भारत में नहीं होती थी, इंग्लैंड में होती थी। कहाँ होती थी स्टूडेंट्स? इंग्लैंड में। यानी कि ये अपने देश में इस परीक्षा का आयोजन करवाते थे। और दूसरी समस्या ये थी, अंग्रेजी भाषा में करवाते थे। तो कुल मिलाकर वह हर तरीके से सिर्फ अपना ही हित देख रहे थे, भारतीयों का इसका हित नहीं मिल रहा था। इसके बाद 1853 में जहाँ ये परीक्षा में बैठने की उम्र उन्होंने 23 वर्ष की थी, और बाद में उनको 1876 तक में उन्होंने 19 वर्ष कर दी। कैसे भी करके भारतीय इस परीक्षा में भाग नहीं ले पा रहे थे, और उनके लिए इस परीक्षा में भाग लेने के सभी रास्ते एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बंद हो गए थे। केवल यूरोपीय ही सिविल सेवा के माध्यम से सरकारी विभागों में नियुक्त किए जाते थे। यानी यूरोपीय देशों के जो लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, वही सिविल सेवा कर पाते थे, यानी सरकारी नौकरी उन्हें ही दी जाती थी। फिर उसके बाद भारतीयों के आंदोलन एवं मांग से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने 1906 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की आयु पुनः चेंज कर दी, यानी कि बदल दी, और उसे 24 वर्ष कर दिया। यानी कि पहले तो उन्होंने कहा कि ये नौकरी में, इस परीक्षा में कोई भी भाग ले सकता है, चाहे भारतीय हो या यूरोपीय हो, लेकिन उन्होंने कई शर्तें ऐसी रख दी जिससे भारतीय इसमें भाग नहीं ले पा रहे थे। फिर इसका विरोध भारतीय लोगों ने किया, और भारतीयों ने जब इसका विरोध किया तो फिर उन्होंने
76 के बाद बढ़ते बढ़ते 1906 में इसे, जो कि 19 वर्ष थी 1876 में उम्र, उसे बढ़ाकर 1906 ईस्वी में 24 वर्ष कर दिया। कितने कर दिया? 24 वर्ष कर दिया, और ताकि भारतीय लोग फिर इसमें शामिल हो सकें। इसके द्वारा जिन भारतीयों को सिविल सेवा का अवसर मिला, इस परीक्षा के माध्यम से जिन भारतीय लोगों को सरकारी नौकरी करने का मौका मिल गया, वे प्रायः उच्च वर्ग तथा ब्रिटिश शासन के हितैषी रहे। यानी कि स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि पहले तो अंग्रेज भारतीय लोगों को सिविल सेवा में भाग लेने ही नहीं दे रहे थे। कई सारी उन्होंने इसमें समस्याएं खड़ी कर रखी थी। जैसे तैसे करके भारतीयों के आंदोलन और उनकी विरोध करने के बाद इस परीक्षा में उन्हें बैठने की परमिशन मिल गई, और इसके माध्यम से कुछ भारतीयों को नौकरियां भी मिली। तो जिनको ये नौकरियां मिली थी वो वर्ग उच्च वर्ग के लोग थे, वो भारतीय उच्च वर्ग थे, छोटे मजदूर वर्ग नहीं था, उच्च वर्ग था। और जिन्हें भी नौकरियां मिली उन्होंने ब्रिटिश शासन के हित में काम किया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सिविल सेवा से भारतीयों को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो निकल कर एक बात आ रही है वो ये है कि आज जो हमारे देश में सरकारी नौकरियों की व्यवस्था है और जो दी जाती है, इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के समय से भारत में की गई थी। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने जो उस समय बनाई थी, उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं कानूनों को थोड़े से बदलाव के साथ हमारे देश के कानून ने अपनाया है, और उसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको सिविल सर्विस के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।